रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया। सो माय नेम इज़ फसीर रहमान। और थोड़ी सी मैं अपना बैकग्राउंड डिस्कस करूंगा यहाँ पे फर्स्ट प्लेस। आई डिड एमएससी फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी। और मेरा सीजीपी आपके सामने है, अल्हम्दुलिल्लाह थर्ड पोजीशन थी उसमें। उसके बाद मेरा जो नेक्स्ट एक्सपीरियंस है, आई डिड एमफिल फ्रॉम कायद यूनिवर्सिटी 2018 में। और मेरा जो सीजीपी है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसी दौरान, एमफिल के दौरान, मैंने नेशनल सेंटर फॉर फिजिक्स, जो कि बिल्कुल कायद यूनिवर्सिटी के साथ ही है, उसमें मैंने एक एलएचसी स्कूल होता है, 6 एलएचसी स्कूल था 2017 में, मैंने उसको ज्वाइन किया और उसकी फाइनल प्रेजेंटेशन में मेरी फर्स्ट पोजीशन थी। इसी तरह मैंने फिर प्यास एमएस फेलोशिप के लिए अप्लाई किया। मैंने एमफिल कर रहा था, उसी दौरान ही मैंने प्यास के लिए अप्लाई किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं रिकमेंडेड हुआ, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया बिकॉज मेरा एमफिल भी कंप्लीट हो चुका था और मेरी एक जॉब भी थी। इसी के साथ मैंने फिर पीपीएससी का लेक्चर फिजिक्स का टेस्ट दिया 2017 में ही। टेस्ट पास था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे ये पता नहीं था कि किस तरह से इंटरव्यू में अपेयर होना है, तो वो डेफिनेटली उसको फिर नॉट रिकमेंडेड था, लेकिन रिटन टेस्ट पास था। फिर 2019 में 2019 में मैंने जीआरई फिजिक्स इंटरनेशनल को अटेम्प्ट किया एंड आई गॉट 80 परसेंटाइल एंड दैट परसेंटाइल इज गुड। और जब मैंने दिया था 2019 में, एक की 86 परसेंटाइल थी और उसके बाद 80 परसेंटाइल थी। उस बाकी परसेंटाइल जो थी वो मेरे से नीचे थी, जिन्होंने पाकिस्तान से टेस्ट दिया था 2019 में। फिर एफपीएससी लेक्चर फिजिक्स का मैंने टेस्ट दिया 2020 में। और रिकमेंडेशन अभी रिसेंटली आपको, मैंने जो ग्रुप में ज्वाइन है उन्हें पता है, मैंने वहाँ पे शो भी किया, डेफिनेटली यू कैन सी। और पीपीएससी लेक्चर फिजिक्स 2022 में, जिसको मैंने अभी कैरी किया हुआ है जिस जॉब को, वो भी 2022 में रिकमेंड हुई। तो कहने का क्या मकसद है, आई होप दैट एक्सपीरियंस इज इनफ। एफपीएससी, पीपीएससी, प्यास, एटॉमिक एनर्जी, एटसेट्रा, ये सारे एक्सपीरियंस के बेस पे मैं बात करूंगा। ऐसा नहीं है कि बस मैं आ गया हूँ और मैं कह रहा हूँ कि ऐसे करोगे तो आप पास हो जाओगे या ये तैयारी करोगे तो पास हो जाओगे। नो, डेफिनेटली देयर इज अ बेस, जिस बेस के बिना पे आप बात कर रहे होते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख लेते हैं कि प्रिपरेशन प्लान हमारा क्या होगा। तो प्रिपरेशन प्लान क्या है, सबसे पहले हम एफएससी को स्टार्ट करेंगे। तो एफएससी पार्ट 1 को हम करेंगे, क्योंकि अबाउट 4 to 6 मंथ, 6 मंथ एटलीस्ट लग जाते हैं रिटर्न टेस्ट के आने पे। एफपीएससी का प्रोसेस थोड़ा सा स्लो होता है आजकल, थोड़ा सा तेज किया हुआ, नहीं तो पहले तो साल साल लग जाता था। तो अगर वो जल्दी भी करते हैं तो 6 मंथ से पहले पहले मुझे नहीं लगता कि वो आपको रिटर्न टेस्ट के लिए कॉल करें। तो 20 डेज में हम पार्ट 1 को कवर करेंगे। और हर चैप्टर को हम करेंगे, एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि एफएससी एक ऐसी चीज है जिसको हम छोड़ नहीं सकते, कोई भी चीज नहीं उसके अंदर से छोड़ सकते। दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, रिटन टेस्ट और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर हर टेस्ट के बाद आपके पास हर चैप्टर के बाद आपसे टेस्ट लिया जाएगा, ऐसे ही पार्ट 2। फिर एचआर के, और मैं जिसको फॉलो करवाऊंगा, मैं फोर्थ एडिशन को फॉलो करवाऊंगा, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। उससे हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स का पार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे 15 डेज में इसको हम एंड कर सकें। और कौन कौन से चैप्टर करेंगे, 27 to 41। और हर 3 चैप्टर के बाद इसका टेस्ट होगा। अब ऐसा क्यों है, बिकॉज एफएससी की निस्बत इसकी इतनी वेटेज नहीं है। आपको कंटेंट में तो ये नजर आ रहा होगा कि मास्टर जो है वो लेवल के आपको करने पड़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने एमसीक्यूज अटेम्प्ट किए हैं, वो एफएससी लेवल के होते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसका लेवल समटाइम कुछ एमसीक्यूज का लेवल हाई होता है। तो कहने का मकसद ये है कि एफएससी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर ऐसे ही न्यूक्लियर भी एचआर कैसे करेंगे, कौन कौन से चैप्टर हैं वो आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स का पोर्शन भी हम यहाँ से करेंगे। थर्मोडायनामिक्स के भी 3 चैप्टर हैं, 4, वो भी हम यहाँ से करेंगे। और फिर 2 टॉपिक्स को ज्यादातर हम टच करेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स को, और वो हम 10 डेज में करेंगे। डिफरेंट बुक्स हैं उसकी, वो मैं आपको वहां पे मेंशन कर दूंगा। लास्ट में बीएड है और इंग्लिश का पोर्शन है। अब ये जो सेशन है ना, इसमें मैं ये नहीं बता रहा कि कितने परसेंट किस में से आएगा, कितने परसेंट किस में से आएगा। ये प्रिपरेशन के हवाले से है। मैंने एक वीडियो भी अपलोड की हुई है जिसकी में मैंने बताया कि कितना पोर्शन फिजिक्स से है, कितना बीएड से है, कितना इंग्लिश से है। लेकिन इसको तैयार कैसे करना है मैं उस पर फोकस करूंगा, टाइम इसमें कम भी होता है। 40 मिनट्स का सारा सेशन है जी। तो 10 डेज में ये करेंगे, 5 डेज में ये करेंगे। तो आई होप ये अबाउट 4 मंथ का प्रोसेस हो जाएगा। 4
से भी थोड़ा सा ऊपर हो सकता है, क्योंकि ये आइडियल केस है। तो इंशाल्लाह हम 4 to या 4.5 मंथ में इसको कंप्लीट कर लेंगे, बहुत स्लो लेके चलेंगे, ताकि हम हर एक पॉइंट को जो है वो अंडरस्टैंड कर सकें। तो नेक्स्ट देख लेते हैं कि हम किस तरह से एमसीक्यूज को हम अटेम्प्ट करेंगे। तो पहला एमसीक्यूज क्या है, आपने पहले से बताना है, आप आंसर करेंगे। एनोटेशन नहीं करनी, मैं वो पहले ही ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि वो फिर बाद में इशू करती हैं। तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ें, आप इसका आंसर करें। तो अगर आंसर होगा तो फिर आगे चलेंगे, नहीं तो मैं इसको फिर अ, बताऊंगा किस तरह से हम करें। और इस तरह के हम सेशन में एमसीक्यूज करते हैं, बना के देते हैं, अटेम्प्ट किए जाते हैं, और डेफिनेटली फिर लेवल अप हो जाता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है एमसीक्यूज के रिलेटेड। You have just, we can say, 30 seconds or 45 seconds. A, okay. तो देखते हैं जी इसका क्या आंसर होता है। इफ ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, ठीक है, अब वेक्टर एडिशन है, बी सी में ऐड हो रहा है और हमें ए मिल रहा है, इट मीन के ए रिजल्टेंट है। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी सी इज 4, 5, 4, 3 रिस्पेक्टिवली। द एंगल बिटवीन ए एंड सी, ओके। अब है क्या, मेरे पास एक वेक्टर है ए, उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो 5 है। दूसरा वेक्टर है बी, जिसकी मैग्नीट्यूड क्या है, वो 4 है। थर्ड है मेरे पास, उसकी मैग्नीट्यूड है 3। अब ये ऐड हो रहे हैं, और ए प्लस बी जो है, ए इज इक्वल टू बी प्लस सी है। तो इसका मतलब वेक्टरली हम मैं बी और सी को ऐड करूंगा, तो मेरे पास आंसर जो है वो ए आएगा। लेकिन अब एंगल किस किस के दरमियान फाइंड करना है, आंसर के दरमियान और सी के दरमियान। अच्छा, अब कोई एंगल नहीं दिया हुआ कि किस एंगल के साथ ये ऐड हो रहे हैं, लेकिन मजे की बात क्या है कि सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, जिस पॉसिबिलिटी पे बी और सी ऐड होंगे तो ए बनेगा। फॉर एग्जांपल मैं कह लेता हूं, अब मुझे तो पता नहीं है ना कि बी और सी किस तरह से ऐड हो रहे हैं, तो मैं कह लेता हूं कि अच्छा बी है, ये बी है, और ये 4 है, ओके। और मैं इसके अंदर सी ऐड कर देता हूँ बिल्कुल इसके पैरेलल, ठीक है। मैं कलर चेंज करता हूँ, मैं इसके अंदर सी ऐड कर देता हूँ, ठीक है, अब C3 है, ओके। इस केस में मेरे पास जो रिजल्टेंट आएगा, हेड टू टेबल से मैंने इसको ऐड किया, तो मेरे पास रिजल्टेंट आएगा ए इज इक्वल टू 7, एंड दैट इज नॉट माई आंसर। ए तो नहीं है मेरे पास, ए तो 5 है। तो इसका मतलब है मैं किसी और एंगल पे इसको ऐड करूंगा। और मजे की बात क्या है कि मैं अगर इसको एक एंगल पे ऐड करता हूं, जो कि एंगल क्या है, 90 डिग्री का, 4, 3, एंड जो मेरे पास रिजल्टेंट आएगा उसको मैं कलर चेंज करता हूं, ये 5, ओके। हाँ, अब जरा गौर से देखें कि 4 का स्केयर लिया 16, 3 का स्केयर लिया 9, एंड इक्वल टू 25। इसका मतलब क्या है कि एक्चुअली 4 और 3 सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल से ही ऐड होके 5 दे सकते हैं, और किसी एंगल पे ये ऐड होके 5 नहीं दे सकते, ओके। तो मुझे ये बात पता चल गई कि मेरे पास रिलेशन क्या बन रहा है सी और ए के दरमियान, ठीक है। अब ये हमारे पास इसके दरमियान एंगल होगा, क्या एंगल होगा जी, इसके दरमियान क्या एंगल है, ये वाला, ठीक है। या हम यहां से भी ले लेते हैं, ठीक है। क्या आएगा एंगल जी, कोई बताएगा। हम्म, कौन सा एंगल होगा वैसे, ये वाला होगा कि ये वाला। एनीवन, मुझे आवाज नहीं आ रही किसी की। ओके, तो आंसर क्या बनता है, आपके पास ये एंगल है, जो कि क्या है, कॉज ऑफ थीटा। कॉज ऑफ थीटा क्या होता है हमारे पास, बेस
ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो इससे मैं अगर थीटा निकालूंगा तो आ जाएगा कॉस इनवर्स 3/5। ये वो एंगल है जो कि सी और ए के बीच में है, तो हमारे पास आ जाएगा cos इनवर्स 3/5। दैट इज द आंसर। नेक्स्ट चलते हैं जी। बड़ा मजे का सवाल है अगला, और बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी डायरेक्शंस की बात आती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की बात आती है, तो हमें कोई समझ नहीं आती कि भाई ईस्ट कहाँ लेना है, वेस्ट कहाँ लेना है, नॉर्थ कहाँ लेना है, साउथ कहाँ लेना है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ें, थोड़ा सा लेंथी स्टेटमेंट है लेकिन इसको पढ़ें और ट्राई टू आंसर दैट क्वेश्चन। बहुत मजे का सवाल है। ओके, इसको मैं करता हूँ। बड़ा मजे का काम है। ए कार इज मूविंग टुवर्ड ईस्ट, ईस्ट की तरफ जा रही है विद स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर। टू द ड्राइवर, ड्राइवर के लिहाज से ऑफ द कार, द बस अपीयर्स टू मूव टुवर्ड द नॉर्थ। ठीक है, कितनी स्पीड है जी, इतनी स्पीड है। व्हाट इज द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द बस। एक कार थी जो कि ईस्ट की तरफ साइड पे जा रही थी, और उसके लिहाज से, ड्राइवर के लिहाज से, एक कार जो है ओके, तो इस कार के लिहाज से आपके पास जो बस की जो वेलोसिटी है वो नॉर्थ की तरफ जा रही है, और एक्चुअल बस किस साइड पे जा रही होगी। ओके ठीक है। पहली बात तो ये है कि हमें ये नहीं पता चल रहा होता कि नॉर्थ हमने कहाँ लेना है, ईस्ट ईस्ट कहाँ पे लेना है, वेस्ट कहाँ पे लेना है। तो सिंपल सी इसकी एक मिसाल है कि जहां पे आप बैठे हो, आपने उस अपने सामने, मतलब टेबल, ऐसे तो ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो हॉरिजॉन्टल होगा ना, तो फर्ज कर लें कि आपके जो सामने फेस है, आपके सामने जो दीवार है वो नॉर्थ है। ठीक है, तो ये दीवार जो सामने वाली है मैंने उसको नॉर्थ कर लिया। डेफिनेटली उसके बैक एंड पे क्या होगा, साउथ होगा। आपके राइट हैंड पे आपके पास ईस्ट आ जाएगा, और लेफ्ट हैंड पे आपके पास वेस्ट आ जाएगा। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बन गया। अब हम देखते हैं कि गाड़ी कहाँ जा रही है और बस कहाँ जा रही है। तो कलर चेंज करता हूं मैं। लो भाई, कार जा रही थी ईस्ट की डायरेक्शन में, ये कार है ईस्ट की डायरेक्शन में जा रही है, और उसकी स्पीड कितनी है, 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक होगी बात। ड्राइवर ने ये देखा कि जो बस है वो जा रही है नॉर्थ वाली साइड पे, जिसकी कितनी वेलोसिटी है, 2503 किलोमीटर पर आवर। ओके, एक नॉर्थ हो गया, एक ईस्ट हो गया। अब हेड टू टेल रूल लगाएंगे तो इसको ऐड कर देंगे, तो इसका जो जो एक्चुअल वेलोसिटी आ रही होगी वो क्या होगी मेरे पास, ये वाली। ठीक है, एक्चुअल वेलोसिटी इसकी ये होगी, और मुझे नजर आ रही है ये वाली। अब सिंपली मैंने हेड टू टेल रूल से इसको ऐड कर लेना है, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। ये वेलोसिटी है, और इस वेलोसिटी को मैंने जस्ट वेक्टोरली ऐड कर लिया, और मेरे पास ये वेलोसिटी है जो कि वी बी की है, और ये कौन सी वेलोसिटी है, वी सी की, कार की। ठीक है, और ये जो वेलोसिटी है ये क्या है, विद रिस्पेक्ट टू सी है, किसकी, बी की। तो मैं इसको लिख लेता हूँ वी सी बी। ठीक होगी बात। तो मैं सिंपली बी वेलोसिटी को ऐड करना चाहता हूँ, तो मुझे कैसे ऐड करना होगा, सिंपली 25 का होल स्क्वायर प्लस 25 √3 का होल स्क्वायर अंडर, और ये किसके बराबर आ जाएगा, वी बी के मैग्नीट्यूड के। ठीक है, ओके। अब ये तो मैग्नीट्यूड मैंने फाइंड कर ली, कैसे मैग्नीट्यूड आ जाएगी, 25 मैंने कॉमन ले लिया स्क्वायर के साथ ही, प्लस ये आ जाएगा 3, अंडर रूट आ गया। अच्छा, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 25 × 4 अंडर रूट, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 50 किलोमीटर। ठीक है, अब इसका मतलब है कि 50 किलोमीटर आना है, √3 नहीं आना। ये बात तो खत्म हो गई, ये आंसर तो नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब आपके पास दो की प्रोबेबिलिटी आ गई। अब मुझे ये बताओ कि हमारे पास जो गाड़ी है वो ईस्ट और नॉर्थ के बीच में जा रही है, ये कहीं वेस्ट जा सकती है, मतलब जो सी ऑप्शन में वेस्ट नजर आ रहा है, ये जा सकती है यहाँ पे कहीं पे, नहीं भैया। आपने अगर कोई भी कैलकुलेशन नहीं की एंगल के रिलेटेड, लेकिन आपको ये भी बात कंफर्म है कि वेस्ट की साइड पे जा ही नहीं सकती, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए। लेकिन आपने कैसे फाइंड करना है, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा यहाँ पे हमारे पास वर्डिंग का भी पता होना चाहिए। ईस्ट ऑफ नॉर्थ का क्या मतलब है और नॉर्थ ऑफ ईस्ट का क्या मतलब है, ये आपके पास है सिंपल सी एक पॉइंट, ये वाला। ठीक है, ये आपके पास ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ दिया हुआ है। जब हम नॉर्थ से आएंगे,
ईस्ट की तरफ तो हम कहेंगे ईस्ट ऑफ नॉर्थ। जब हम ईस्ट से जाएंगे नॉर्थ तो हम कहेंगे नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब यहां से हम क्या कह रहे हैं कि ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो डेफिनेटली अगर मैं इसके दरमियान का उप्स इसके दरमियान के अगर एंगल देखूंगा, इसके दरमियान का एंगल देखूंगा तो मेरे पास सिंपल आएगा, मैं उसको टेंजेंट ऑफ थीटा से निकाल लेता हूँ। तो वो बड़ा सिंपल है, टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 25√3/25। 25 से कट जाएगा, तो टेंजेंट इनवर्स √3 किसके बराबर होता है, एंड वी नाउ दैट कि किसके बराबर होता है जी, 60 के। ये 60 डिग्री आ गया, लेकिन ये कौन सा एंगल है, ये वाला है। तो फिर ये वाला कौन सा एंगल होगा, 30, क्योंकि टोटल 90 है, तो ये 60 है, तो फिर ये 30 होगा। तो ये हो गया हमारे पास ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ये वाला ईस्ट ऑफ नॉर्थ है, ई एन है, और ये नॉर्थ ऑफ ईस्ट है। ठीक है, तो आपने यहां से उसने पूछा क्या है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, एंड दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये बड़ी मजे की चीज है, अगर आपने एक बात ध्यान से देख लिया हो कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कैसे लेने हैं और फिर हमें सॉल्व कैसे करना है। अगला सवाल देख लेते हैं जी। ये बहुत मजे का सवाल है और बड़ा आसान लग रहा है, करने को देखने को बड़ा आसान लग रहा है। ए कार कवर्ड फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद स्पीड 20 kilometer per hour and the other half with the 60 kilometer per hour. The average velocity of the car is। अच्छा जी, और ये FPSC 2020 में मैंने इसको इस तरह का एक MCQ मैंने इसको अटेम्प्ट भी किया था, और ये बिल्कुल वैसा रिप्लिका है उसका। हम्म, बहुत मजे का सवाल है, बहुत सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल है। और ज्यादा सिंपल करेंगे तो बस वो फिर कहेगा कि मैं भी सिंपल ही हूँ। अच्छा जी, करते क्या है हम, एवरेज निकालते हैं। एवरेज हम बचपन से निकालते आए हैं, हमें तो बड़ी तरीकाकार है एवरेज निकालने का। कैसे निकालते हैं जी एवरेज। लो भाई, पहली कितनी है जी, हाँ बहुत मजे का आंसर आया जी, 40। ठीक है, स्पीड कितनी है, पहली स्पीड कितनी है, 20, तो मैं V1 कह लेता हूँ, मेरे पास 20 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, मुझे पर आवर से लेना देना है नहीं है वैसे, एक्चुअली मुझे एवरेज निकालनी है। दूसरी वेलोसिटी कितनी है, V2, वो है कितनी, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एवरेज हम बचपन से निकालते आए हैं भाई। बचपन से कैसे निकालते हैं कि V इज इक्वल टू V1 + V2/2। तो आ जाएगा 20 + 60/2, विच इज 40 km/s। लेकिन ये है रॉन्ग आंसर, ये आंसर नहीं है, ये ट्रैप था, जो कि सीधा जाके हम लोग वहां पे फंसते हैं। एक्चुअली वेलोसिटी ऐसे ऐड नहीं होती। एवरेज वेलोसिटी की क्या डेफिनेशन है, एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, तो एक्चुअली कैसे हो रहा है सिस्टम, एक्चुअली कैसे हम कर रहे हैं उसको, एक्चुअली क्या है, मैं सपोज कर लेता हूं कि मैं, एक ऑब्जेक्ट है वो ए से बी तक जा रहा है, मतलब गाड़ी जो है वो ए से बी तक जा रही है। अब मेरे पास कितना टोटल डिस्टेंस है जी, टोटल स्पीड कितनी है, 60 और 20। अब मैं कह लेता हूँ, मैं सिंप्लिसिटी के लिए कह लेता हूँ, टोटल मेरा जो डिस्टेंस है वो है 120 किलोमीटर। ठीक है, और इसका हाफ कितना होगा, 60, और ये वाला भी 60 होगा फिर। ठीक है, ये हाफ जो है उसने 20 किलोमीटर से किया है, तो इसकी इधर जो वेलोसिटी है वो 20 किलोमीटर पर आवर है। ठीक होगी बात। यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो है हमारे पास 60 किलोमीटर पर आवर। जो एवरेज स्पीड होती है, जो एवरेज वेलोसिटी होती है, वो हमारे पास किसके बराबर होती है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, अब हमें पहले टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है, वो हमें पता है, मैंने सपोज कर लिया, और टोटल टाइम मुझे फाइंड करना होगा। उसके बाद मैं फाइंड कर लूंगा कि एवरेज वेलोसिटी क्या है। ओके, तो मैं एवरेज वेलोसिटी, ओ माय गॉड, तो टोटल वेलोसिटी, नहीं ना, यस, तो टाइम निकाल लेते हैं भाई। इसका मैं कह लेता हूं कि मेरे पास S1 है जो कि मेरे पास 60 है, मैंने टाइम निकालना है, तो S = VT लग जाएगा सिंपल। तो यहां से मैं T1 निकाल लेता हूँ, T1 कितना आ जाएगा, 60 ÷ 20, एंड इट इज 3 आवर्स। और इसी तरह मैं S2 से निकाल लेता हूँ, V2 T2,
वो मेरे पास कितना आ जाएगा, V2 इज इक्वल टू 60 / 60 विच इज 1 आवर। तो टोटल जो टाइम आ रहा है वो मेरे पास आ रहा है, टोटल टाइम जो मेरे पास आ रहा है T1 + T2 वो आ रहा है मेरे पास 4 आवर्स। तो 120 डिवाइडेड बाय 4 आवर्स ये एवरेज वेलोसिटी देगा, एवरेज टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। और वो कितना आएगा आपके पास, 30 km/h। ठीक है, इसका एक जेनेरिक फॉर्मूला है, वो है हमारे पास 2V1V2/V1 + V2। ठीक है, अब ये मैं इसकी डेरिवेशन नहीं यहाँ पे कर रहा, टाइम इतना होगा। कहने का क्या मकसद है, हम वेलोसिटीज को इस तरह से एवरेज नहीं लेते होते, जैसे कि वेलोसिटीज की एवरेज ले हम वैसे बाकी चीजों की एवरेज लेते होते हैं। एक सेकेंड। ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो हाँ, यहाँ पे मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि एक्चुअली एवरेज वेलोसिटी इस तरह से नहीं होती। क्यों नहीं एवरेज वेलोसिटी इस तरह से होती? अम, इसका इसकी पीछे रीजन क्या है, अब देखो मेरी बात सुनो। पहला हाफ ऑफ जो डिस्टेंस था वो 20 किलोमीटर की स्पीड से रहा, तो इसका मतलब है कि ज्यादातर जो है वो 20 किलोमीटर की स्पीड के साथ वो मूव करता रहा है। तो इसका मतलब है कि ज्यादा टाइम वो 20 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, और कम टाइम वो 60 के पास पे गया है। तो इसका मतलब है कि एक्चुअली जो एवरेज आएगी वो 20 के क्लोजर होगी, ना कि 60 के क्लोजर। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी होगी 20 के करीब है। अब एवरेज वैसे तो आपको नजर आ रहा है कि 40 आएगी, तो 40 तो एक्चुअली है नहीं है। 25 में भी हो सकती है क्योंकि ये 20 के करीब करीब है। 45 नॉट एट ऑल कभी भी नहीं हो सकती। अब मैं ये बता रहा हूँ कि एमसीक्यूज में आप बिना किसी कैलकुलेशन के भी ये चीज बता सकते हो। अगर आपको आइडिया है कि एक्चुअली वेलोसिटीज किस तरह से ऐड हो रही होती हैं, तो आप जस्ट इंट्यूशन से भी बता सकते हो कि हाँ भाई, ये तो आंसर हो ही नहीं ना सकता, डी तो आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी 20 के करीब होगी बजाय के 60 के करीब होने के। तो ये नहीं ऑप्शन हो सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। तो 30 और 25 के दरमियान आपके पास आ गया है ऑप्शन। तो डेफिनेटली अगर आप सॉल्व कर लोगे तो यू विल एंड अप विद द दिस वन। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोकल लेंथ ऑफ लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बी। मैंने एक लेंस बनाया है, ठीक है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बी है। जैसे कि आप गिलास का बनाते हैं तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बी है। कोई एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जो कि हायर देन एयर होता है। इफ द लेंस इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड, एक ऐसा लिक्विड इमर्स किया है जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बीटा है, द फोकल लेंथ विल बी, क्या फोकल लेंथ होगी? आंसर, जवाब चाहिए मुझको। ओके, मैं टाइम नहीं जाया करता। इससे पहले कि आपको मैं ये बताऊं, मैं सिंपल सी एक बात करता हूं। ओके, बी का ऑप्शन आ गया। मैं सिंपल सी आपको बात बताता हूँ। रिफ्रैक्शन क्या होती है कि लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हुए बेंड हो जाना, और इस बेंडिंग प्रोसेस की वजह से लेंस काम करते हैं। मतलब अगर मेरे पास यहाँ पे एक स्लैब है और मेरे पास या मैं इस तरह से बना लेता हूँ, ऐसे स्लैब है और लाइट आ रही है, और ये मीडियम और है, तो ये बेंड हो जाएगी ये लाइट। ठीक है, अब ये बेंडिंग क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके पास डिफरेंस मीडियम है, ये एयर है फॉर एग्जांपल, और ये आपके पास फॉर एग्जांपल ग्लास है। तो उसकी वजह से बेंडिंग हो रही है। अब मैं कहता हूं कि एयर की जगह पे मेरे पास भी एयर नहीं है, एयर की जगह पे भी मेरे पास ग्लास है, तो कोई बेंडिंग होगी? नॉट एट ऑल, कोई बेंडिंग नहीं होगी, क्योंकि मीडियम ही सेम है। तो मीडियम सेम होगा तो कोई बेंडिंग नहीं होगी। तो कहने का क्या मकसद है कि अगर आपने एक ऐसा लेंस जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बीटा है, और उस बीटा के ही इंडेक्स के अंदर ही आपने इमर्ज कर दिया है ऐसे, और जिसको जिसके अंदर इमर्स किया है वो भी बीटा है और ये भी बीटा है, तो ये दो दोनों सेम मीडियम हो गए। तो क्या बेंडिंग होगी? क्या रिफ्रैक्शन होगी? सेम मीडियम से तो कभी रिफ्रैक्शन नहीं हुई। तो इसका मतलब है जो लाइट आएगी जिस एंगल से आएगी वैसे ही आगे चली जाती जाएगी। कोई भी
वेरिएशन नहीं आएगी इसके अंदर, तो कहीं पे भी जाके फोकस नहीं होगा। वैसे तो देखा जाए लेंस फोकस करता है ना, अगर फॉर एग्जांपल स्ट्रेट लाइंस आ रही हैं यहाँ से ऐसे, तो ये क्या होता है कि यहाँ पे एक पॉइंट पे आके फोकस हो जाती हैं। अगर आपके पास बाहर एयर है, ठीक है, तो ये फोकस होगा। तो जब आपके बाहर वाला भी इंडेक्स वही है जो कि उस लेंस का है, तो जो फोकल लेंथ होगी वो कहीं जाकर इन्फिनिटी पे बनेगी। ठीक है, कभी भी नहीं बन सकती, फॉर एग्जांपल ये कह सकते हैं। तो इसका मतलब है कि स्ट्रेट लाइन हमेशा स्ट्रेट लाइन ही रहेगी। तो इस केस में जो फोकल लेंथ होगी वो ना तो f/2 है, ना ही 2f है, ना ही 0 है, ना ही f है। एक्चुअली जो आंसर है वो है हमारे पास इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी यहाँ का ऑप्शन दिया ही नहीं हुआ। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा नन ऑफ दीज। अब ये चीज अगर ग्रैस्प आपने कर लिया माइंड में आपके आ गई, तो दैट इज परफेक्ट। लेकिन डेफिनेटली इसको बड़े वे के साथ देखना पड़ता है। इसको मैं अभी बता देता हूँ, इससे अगले क्वेश्चन के बाद मैं इस पे भी आऊंगा। अगला क्वेश्चन क्या है, बड़ा मजे का है। द डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज, ठीक है, फाउंड बाय द कन्वेक्स लेंस। हमें पता है कन्वेक्स लेंस से दो तरह से फॉर्म होते हैं इमेज। क्या हो सकता है, ग्रेटर देन 2f, लेस देन 2f। सेशन दोबारा से मुझे, मैं उसी ग्रुप में दोबारा से लिंक सेंड करूंगा। 10 मिनट्स के बाद ये सेशन एक्सपायर हो जाएगा, लेकिन अगले में मैं इस चीज को कंटिन्यू करूंगा। अच्छा, ग्रेटर देन 2f, लेस देन 2f, ग्रेटर देन 4f, लेस देन 4f, क्या ऑप्शन आएगा जी? डी, गुड। बी, वाओ, ये बड़ा मजे का सवाल है। मजे का सवाल कैसे है, इससे पहले मैं आपको ले चलता हूँ एनिमेशन की तरफ, ठीक है, तो फिर हम बात करेंगे अगली। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। स्क्रीन शो हो रही है आपको? एक सेकेंड, अब आपको स्क्रीन जो शो हो रही है वो मुझे बताएं। लो जी, ये स्क्रीन शो हो रही है आपको, लेंसेज नजर आ रहे हैं, एरोज नजर आ रहे हैं। वाह, परफेक्ट। ठीक है, ये क्या है, हमारे पास एक लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, और ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है। और ये ऑब्जेक्ट मैं इसको मूव करवा रहा हूँ, तो आपको डेफिनेटली नजर आ रहा है कि इमेज भी जो है वो हमारे पास चेंज हो रहा है। ठीक है, अब एक मैंने जो बात बताई आपको पहले कि अगर मैं फोकस पे रख देता हूँ, तो फोकस पे रखने के बाद जो हमारे पास लाइंस हैं वो पैरेलल हो जाती हैं, वो कहीं पे जाके नहीं बनती। इसका मतलब क्या है कि अगर पैरेलल लाइंस आएंगी तो वो फोकस एफ पे एक जगह पे एक कन्वर्ज हो जाएंगी, जो कि पॉइंट कौन सा है, फोकस पॉइंट है। ठीक है, अब हम देखना ये चाह रहे हैं कि कन्वेक्स लेंस से बनने हुए बना हुआ जो इमेज जो रियल है और ऑब्जेक्ट है उसके दरमियान डिस्टेंस कितना आ सकता है मैक्सिमम। ठीक है, अच्छा, अब देखो मेरी बात सुनो, मैंने इसका मतलब है कि अब मैंने कहां पर होगा, वो फोकस पे। तो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और इमेज के दरमियान इन्फिनिटी है, क्योंकि जो इमेज बना हुआ है वो इन्फिनिटी पे पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है उनके दरमियान इमेज इन्फिनिटी पे है, सॉरी डिस्टेंस जो है वो इन्फिनिटी पे है। अब मैं इसको कम करता हूँ, तो ये देखो मैं इसको कम करता हुआ आ गया हूँ यहाँ पे। अब एक बात तो मुझे यहाँ पे नजर आ रही है कि अब जो डिस्टेंस है, मैं ऑब्जेक्ट को एफ से बहुत कम, एफ के करीब बहुत कम लेके आ रहा हूँ, लेकिन जो इमेज है वो 2f से बहुत दूर भाग जाता है। तो इससे बात एक कंफर्म हो रही है कि इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो एटलीस्ट 2f ये वाला और 2f ये वाला इससे बड़ा है। ठीक है, इसका मतलब है कि 2f 4f से ज्यादा डिस्टेंस है इसके पास। ओके, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ऐसा हो कि इन दोनों के दरमियान मिनिमम डिस्टेंस आए, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको थोड़ा दूर लेके जाता हूँ, लेके जा रहा हूँ, लेके जा रहा हूँ, लेके जा रहा हूँ, वो करीब आ रहा है, करीब आ रहा है, करीब आ रहा है, करीब आ रहा है। ओके, अब ऑब्जेक्ट अगर 2f पे पड़ा हो तो इमेज भी एग्जैक्ट 2f पे बनता है। इसका मतलब क्या है कि ये जो अब डिस्टेंस है ये हमारे पास है 4f। 2f यहां से लेंस से लेके ऑब्जेक्ट का, 2f लेंस से लेके इमेज का। तो जो डिस्टेंस है वो
4f है इन दोनों के दरमियान। अब मैं इससे कम डिस्टेंस करने की कोशिश करता हूँ, लो मैंने किया, मैं इसको और इधर लेके आया, तो भैया वो इधर क्लोज आ रहा है। अब देखो जरा, ये जो रेट है क्लोज आने का वो कम है और दूर जाने का ज्यादा है। तो इससे ये बात क्लियर नजर आ रही है कि इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस अब एटलीस्ट 4f से ज्यादा है। तो मिनिमम जो डिस्टेंस था इन दोनों के दरमियान वो क्या था, 4f। वो कब, जब ऑब्जेक्ट भी 2f पे पड़ा हुआ है तो इमेज भी 2f पे बन रहा है। तो इससे कम डिस्टेंस दो रियल जो इमेज और ऑब्जेक्ट है उसके दरमियान नहीं बन सकता यूजिंग द कन्वेक्स लेंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी कि इन इससे कम डिस्टेंस आप ले ही नहीं सकते हो। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इससे बहुत सी चीजें समझ आती हैं कि हो क्या रहा है। और दूसरी बात जो अब बेंडिंग ऑफ लाइट थी उसकी भी एक एनिमेशन है, वो ये है। अब देखो, अब ये बेंड हो रहा है, ठीक है, अब ये बेंड हो रहा है। माइक ऑफ कर दिया करे भैया। अच्छा जी। अब बेंड क्यों हो रहा है कि ऊपर वाली एयर है, नीचे वाला वाटर है। ओके, बेंडिंग नजर आ रही है आपको। मैं नीचे वाला वाटर से ग्लास में ले जाऊंगा तो बेंडिंग और बढ़ जाएगी, ठीक होगी बात। और अगर मैं ऊपर वाला एयर को बढ़ाता हुआ वाटर पे ले जाऊं तो भाई कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं हो रही। अब मीडियम ही सेम है ना, जब मीडियम सेम होगा तो रिफ्रैक्शन नहीं होगी। ठीक है, रिफ्रैक्शन नहीं होगी तो कहीं पे कन्वर्जन नहीं होगी, कहीं पे कन्वर्जन नहीं होगी तो फोकल लेंथ इन्फिनिटी पे चली जाएगी। तो ये बहुत मजे की चीज है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं दोबारा अपने प्रेजेंटेशन पे। लो जी, हम प्रेजेंटेशन पे आ गए और हमने इसको कर लिया फुल व्यू। तो यहाँ पे हमारे पास क्या ऑप्शन होगा बहुत मजे का, कि हमारे पास कैन नॉट बी, जो हमारे पास डिस्टेंस होगा वो कैन नॉट बी लेस देन 4f। कभी भी 4f से कम डिस्टेंस नहीं आ सकता एक रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज के दरमियान यूजिंग द कन्वेक्स लेंस। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। ये बड़ा मजे का है। मोमेंटम मोमेंटम हम पढ़ते होते हैं, लेकिन यहाँ पे देखें जरा हो क्या रहा है, और देखें ये कैसे करना है इसको, सोचें जरा इस पे। 3 मिनट्स टू गो। लेकिन मैं सेम लिंक दोबारा आपको शेयर करूंगा, आपने ज्वाइन करना है। ओके, लो भाई, बड़ा मजे का काम है। हम वन डायमेंशनल मोमेंटम कंजर्व करते होते हैं, लेकिन ये वन डायमेंशनल नहीं है, थोड़ा सा टू डायमेंशनल है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। नॉर्थ ईस्ट की हिसाब है, दोबारा से मैं वही काम करता हूँ। इस साइड पे नॉर्थ ले लेता हूँ, इस साइड पे मेरे पास साउथ आ जाएगा, इस साइड पे मेरे पास ईस्ट आ जाएगा, इस साइड पे मेरे पास वेस्ट आ जाएगा। गुड होगी बात। अब मैं क्या करता हूँ जी, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। ए बॉल इज मूविंग विद वेलोसिटी वी टुवर्ड नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है जी। तो मैं इधर से नॉर्थ की तरफ भगा लेता हूँ इसको, ठीक है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है। कोलाइड विद आइडेंटिकल बॉल, आइडेंटिकल बॉल है और उसकी भी वेलोसिटी कितनी है वी, और वो ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो मैं उसको यहां से ऐसे भगा लेता हूँ, भगा लिया। आफ्टर द कोलिजन टू बॉल स्टिक्स, स्टिक हो गए हैं एक दूसरे के साथ, मिक्स हो गए हैं, ऐसे बड़ा सा गेंद बन गया टुगेदर एंड मूव टुवर्ड नॉर्थ ईस्ट। डेफिनेटली अगर एक इधर से आ रहा है और फॉर एग्जांपल मैं उसका मैस एम कह रहता हूँ, तो इसका मोमेंटम एम वी है और इसका मोमेंटम कितना होगा एम वी, दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं, तो जब वो मर्ज होंगे तो एग्जैक्ट ऐसे जाएंगे, ठीक है ना। और एंगल कितना बनेगा, डेफिनेटली इन दोनों का मैच है, दोनों सेम कंपोनेंट हैं, तो ये एंगल बनेगा 45 का, ठीक होगी बात। तो ये आपके पास टकराने के बाद का जो मोमेंटम है वो है। और डेफिनेटली अगर पहले ऐसा एम वन था, एम 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 था, तो जो मिलने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं, तो जो टोटल मैथ आ जाएगा वो आ जाएगा M1 + M2, सॉरी M1 M + M, और V मैं कह लेता हूँ V नॉट हो जाएगी, वेलोसिटी डेफिनेटली चेंज हो जाएगी। अच्छा जी, अब हमने ये देखना कि ये जो कंबाइंड वेलोसिटी है जिसको मैंने V नॉट कहा है ये कितनी है। अरे भैया यहाँ पे करना क्या है, मोमेंटम एक ऐसी चीज है, अब इस केस में ना काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती। जब एक मर्ज हो जाए, स्टिक हो जाए, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती, लेकिन मोमेंटम फिर भी कंजर्व होता है। और मोमेंटम के साथ मोमेंटम की डायरेक्शन भी कंजर्व होती है। अब मैं सिर्फ एक डायरेक्शन ले लेता हूँ, सिर्फ ये वाली, इसको मैं एक्स एक्सिस वाली ले लेता हूँ डायरेक्शन, ठीक है, एक्स वाली। अब मुझे ये बताएं,
इनिशियल मोमेंटम अलोंग द एक्स डायरेक्शन कितना था, mv। लो भैया जी mv था, गुड। आफ्टर द क्लियन बी, जो मोमेंटम अलोंग द एक्स होगा वो mv ही रहेगा। और वो कितना है जी आफ्टर द कोलिजन, वो है हमारे पास m प्लस m, मतलब मैं इसको 2m लिख लेता हूँ सिंप्लिसिटी के लिए, 2m। और इसका कौन सा कंपोनेंट, x कंपोनेंट, और डेफिनेटली x कंपोनेंट क्या होगा, 2m v नॉट कॉज ऑफ 45। तो ये अलोंग x है, तो ये डेफिनेटली m के बराबर होगा, mv के बराबर। लो भाई, कॉज ऑफ 45। हा। लो भाई, इसको सॉल्व कर लेते हैं, कलर चेंज करते हैं, मैथ में ऐसे कट गया। कॉस 45 कितना होता है जी, 1/√2 होता है, 2 भी यहाँ पे आ गया। वी नॉट फाइंड करना था, वी नॉट इज इक्वल टू √2/2 वी। लो भाई, है, ये तो ऑप्शन ही कोई नहीं है, अब क्या करें। तो भैया थोड़ा सा हम मॉडिफाई कर लेते हैं इसको, तो ये क्या आ जाएगा, 2v/2, ये कट गया। तो आंसर आया वी नॉट इज इक्वल टू v/√2, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सी।